हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदू स्टडी सेंटर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो आपको समरी बताएंगे वो चैप्टर है हमारा वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई, कह रहे हैं हमें मौत का डर नहीं, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम साथ साथ हैं तो। ठीक है, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने इसको लिखा है। तो देखिए, मैंने समरी में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहला है कि ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वॉयज। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि संसार की यात्रा यानी समुद्री यात्रा करने का जो सपना है। जो कथावाचक हैं वो एक 37 वर्षीय व्यवसायी हैं और उनकी पत्नी मैरी ने प्रसिद्ध कैप्टन जेम्स कुक की तरह दुनिया भर में यात्रा करने का सपना देखा था। यात्रा के लिए वे अपने पिछले 16 वर्षों से अपनी समुद्री कौशल को उभार रहे थे। उन्होंने पेशेवर रूप से निर्मित 23 मीटर और 30 टन लकड़ी से चलने वाली नाव वेव वॉकर मिली। नाव का परीक्षण उन्होंने महीनों तक किया गया। यात्रा की शुरुआत, नेक्स्ट हमने क्या रखा है, बिगिनिंग ऑफ द वॉयज, यानी यात्रा की शुरुआत। देखो, जुलाई 1976 में कथावाचक अपनी पत्नी और बच्चे यानी कि एक बेटा जोनाथन और बेटी सुजैन के साथ मिलकर प्लायमाउथ इंग्लैंड से रवाना हुए। 3 साल की यात्रा का शुरुआती दौर अफ्रीका के पश्चिम तट से केपटाउन तक हो गया। इसकी प्रारंभिक अवधि काफ़ी सुखद साबित हुई। पूर्व की ओर मुख करने से पहले वे 2 क्रूमैन लैरी विजिल और हर्ब सिगलर को नियुक्त करते हैं, जो उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक यानी दक्षिणी हिंद महासागर से निपटने में मदद करते हैं। दूसरे दिन वे मजबूत हवाओं और ख़तरनाक लहरों से सामना करते हैं। 25 दिसंबर तक वे केपटाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में पहुंचने का प्रबंधन करते हैं। खराब मौसम के बावजूद परिवार नाव व क्रिसमस मनाता है, यानी नाव पर ही क्रिसमस मनाने लग जाते हैं। हालांकि गुजरते समय के साथ मौसम और भी खराब हो जाता है। नहीं, देखिए अटैक ऑफ ग्रेट वेव्स, यानी विशाल लहर का हमला। ठीक है, 2 जनवरी की सुबह परिवार मजबूत शक्तिशाली लहरों और तेज हवाओं का सामना करता है। वे तूफान जीव को गिराकर नाव को धीमा करने का प्रयास करते हैं। वे जीवन रक्षक ड्रिल करते हैं और लाइफ जैकेट और ऑयल स्किन दान करते समय खराब स्थिति के लिए खुद को तैयार करते हैं। बाद में शाम को एक पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर यानी विशाल ज़बरदस्त लहर नाव के डेक से टकराती है और नाविकों को बाहर फेंक देती है। वह अपनी मौत के करीब पहुंचना स्वीकार करता है और होश खोने लगता है। तब एक और विशाल लहर आती है और उसे ठीक पीछे मोड़ देती है, तो नाव पलट ही जाती है। कथावाचक गार्ड को पकड़ता है और नाव में वापस चला जाता है। वह अपनी पसलियों और मुंह में चोट से पीड़ित है, यानी कहाँ चोट लगती है, मुंह और पसलियों में। ठीक है, फाइट फॉर द लाइफ, जीवन के लिए लड़ाई। देखिए, ये महसूस करते हुए कि जहाज़ के निचले हिस्से में पानी था, वह मैरी को हैंडल संभालने का निर्देश देते हैं, यानी अपनी पत्नी को बोलते हैं कि तुम हैंडल संभालिए, जबकि लैरी और हर पानी निकालते हैं। वह अपने केबिन में बच्चों की जांच करता है, जहां सुजैन उसके पैर पर एक चोट के बारे में उसे सूचित करता है, जिस पर वह ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। कथाकार पानी वाली छेद को बंद करना शुरू कर देता है। अधिकांश पानी अब किनारे की ओर बह गया। हालांकि मलबे के कारण उनके हैंड पंप ब्लॉक हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सौभाग्य से वह एक बिजली के पंप को ढूंढता है और पानी को बाहर निकालने के लिए इसे एक आउट पाइप से जोड़ता है। वे रात भर पंपिंग और स्टीयरिंग करते रहते हैं, यहाँ तक कि उनके मेडे कॉल का भी जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि वे दुनिया के एक दूर दराज के कोने में हैं। सुजैन्स फाउंड, यानी सुजैन की जो चोट लगी है, जो घाव हुए हैं, उसको उसका सिर सूज गया, उसकी आंखें काली हो गई और उसकी बाह पर गहरा कट लगा है। अपनी चोटों के बारे में पूछे जाने पर अपने पिता को जवाब देती है कि जब वह उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था तो वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, यानी उसने इसलिए नहीं बताया था पहले कि फिर ऐसा ना हो कि तुम कहीं परेशान हो जाओ मेरी चोट को लेकर के। ठीक है, एबंडेंट होप टू रीच एट द प्लेस, यानी कि भूमि तक पहुंचने की जो उनकी हताशा थी, जो आशा छोड़ चुके थे वो। देखिए, परिवार नाव को लहराने के बाद से 15 घंटे तक जीवित रहता है। पानी के स्तर को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जाता है, लेकिन अभी भी पानी धीरे धीरे नाव में प्रवेश कर रहा होता है। वे एक करके आराम करने और काम करने का निर्णय लेते हैं।
लहर ने वेव वॉकर को काफ़ी हद तक खराब स्थिति में छोड़ दिया था, क्योंकि यह उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच बनाने की स्थिति में नहीं है। वे तय करते हैं और निकटतम द्वीप एस्टरडम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेस तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्य से द्वीप तक पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। इसके अलावा उनका सहायक इंजन भी क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4 और 5 जनवरी, 4 और 5 जनवरी। देखिए 36 घंटे लगातार पानी बाहर पंप करने के बाद वे राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि बस कुछ सेंटीमीटर पानी पंप करना बचता है। वे तूफान जीव को फहराने का फैसला करते हैं, क्योंकि मुख्य मस्तूल नष्ट हो जाता है और द्वीपों के अनुमानित स्थान की ओर ले जाने के लिए यह ज़रूरी होता है। हालांकि उनकी राहत यानी अल्पकालिक थी, बहुत थोड़े से समय के लिए थी। मौसम खराब होने के लिए बदलना शुरू हो जाता है और 5 जनवरी की सुबह तक वे फिर से हताश हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ब्रेव जोनाथन, यानी उनका जो बेटा था ब्रेव जोनाथन, यानी कि साहसी जोनाथन। देखिए जैसा कि कथाकार बच्चों को सांत्वना देने जाता है, वह अपने बेटे जोनाथन की निडरता को देखने के लिए मंत्रमुग्ध रह जाता है। यानी इतनी निडरता उस बच्चे के अंदर है कि वो उसकी बातें सुनकर के दंग रह जाते हैं। जो उनसे क्या कहता है कि जब तक वे सभी एक साथ नहीं हो जाते तब तक उसे मृत्यु का भय नहीं है। यह कथाकार को समुद्र से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प और साहस से भर देता है। यानी वो बच्चा कहता है कि हमें मरने का भय नहीं है जब तक हम लोग एक साथ नहीं हो जाते, कोई भय नहीं है हमको, लड़िए, इन लहरों से लड़िए, समुद्र में जो हम यात्रा करने आए हैं उसे पूरा करिए। नेक्स्ट देखिएगा स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगल यानी कि जो स्ट्रगल था उनका वो कंटिन्यूअस था। ठीक है, कंटिन्यूअसली स्ट्रगल चल रहा था सर, ठीक है, कंटिन्यूअसली स्ट्रगल। देखो बच्चों, वे कमज़ोर स्टारबोर्ड की रक्षा करने की पूरी कोशिश करते हैं। उस शाम कथावाचक और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर बैठते हैं, आशाहीन और सोचते हुए कि उनका अंत निकट आ रहा है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों से मिलने वाले सभी नैतिक समर्थन के साथ वे अपने प्रयासों को जारी रखते हैं। जैसे कि वो गए थे तो जोनाथन ने क्या बोला था कि हमें कुछ नहीं होगा, आगे का काम जारी रखें। सौभाग्य से वेव वॉकर तूफान के माध्यम से रवाना हो जाता है। वह हवा की गति पर काम करता है ताकि उनकी सही स्थिति की गणना की जा सके। जबकि वह सोच रहा है, सू उसे प्यार, कृतज्ञता और आशावाद व्यक्त करते हुए ग्रीटिंग कार्ड देता है। यद्यपि वह बहुत आश्वस्त नहीं है, फिर भी उसने लैरी को 185 डिग्री का एक कोर्स चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि वे भाग्यशाली हैं तो वे शाम तक द्वीप खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। वह फिर भारी मन से सो जाता है, यानी जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है, ऐसा करके। यानी कि उनका जो संघर्ष है वो समुद्र में अभी भी जारी है। नेक्स्ट देखिएगा ग्रेट विनिंग, यानी सर्वश्रेष्ठ जीत, परम जीत। सौभाग्य से वे शाम तक आखिरकार एस्टरडम को खोज लेते हैं। इस बारे में सूचित किए जाने पर कथाकार के आनंद की कोई सीमा नहीं बचती। यानी वो इतना आनंदित हो जाता है कि उसने इस युद्ध को जीत लिया है। जोनाथन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ कप्तान और पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ डैडी कहा। जल्द ही वे द्वीप पर पहुंचते हैं और द्वीप के सभी वासी उनसे मिलने आते हैं और बधाई देते हैं। ऐसी उथल पुथल के बाद भूमि पर कदम रखना कथाकार के विचारों को हर्षित और आशावादी बनाता है। यानी जो कथाकार है उसको यानी ज़मीन पर पैर रखते ही अपने आप में गर्व महसूस होने लगता है। साथ ही लैरी और हर्बी का साथ सहायक मैरी, एक बहादुर 7 वर्षीय लड़की जो अपने माता पिता को अपने सिर की चोटों और 6 साल का लड़का जो कि मरने से नहीं डरता, यह सब सोचकर लेखक अंदर ही अंदर खुश होने लगता है। अंततः कथाकार यानी कथाकार जो हैं वो अंततः यही कहते हैं कि
हमने इस पूरी यात्रा में जो अनुभव किया है उस अनुभव को सोच करके अपने बेटे और अपनी बेटी और बाकी सभी साथियों की मदद और उनके दृढ़ निश्चय को देखते हुए मेरे अंदर यानी कि कथाकार के अंदर गर्व महसूस होता है। वो कहते हैं कि मैं इस दृढ़ता से बहुत कुछ सीख लेकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ।